ये है हमारा सोलो लेवलिंग का सीजन 2 और एपिसोड नंबर 8। तो हम लास्ट सीजन में देख रहे थे नाइट्स के कमांडर और जिनवू फाइट कर रहे थे। जिनवू कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत ज्यादा ही डर दिख रहा है। यहाँ पे जिनवू नाइट्स के कमांडर के सारे हमले डॉज कर रहा होता है। जिनवू चाहे तो इसे 2 मिनट में हरा सकता था। देख रहे हो भाई, खेल रहा है जिंदा। जिनवू को मौका मिलते ही वो कमांडर की गर्दन को पकड़ लेता है और तभी कमांडर डर के मारे सरेंडर कर देता है। और उसकी आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी थी। जिनवू जब उसका मास्क हटाता है वो देखता है कि वो एक डीमन गर्ल है और वो डर के मारे जिंदगी की भीख मांगने लगती है। पहले तुमने मुझ पे हमला किया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने तुम्हारे कंपेनियंस को मार दिया है। नाइट्स का काम ही लॉर्ड को बचाना होता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो खुश है। जिनवू ये सुन के समझ जाता कि इसका स्क्रू ढीला है। बेचारे मरे हुए आदमी कहाँ से खुश रहेंगे। खैर छोड़ो, जिनवू वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ता है तुरंत वो अपना ड्रैगन निकाल के उसके ऊपर हमला कर देती है। टस्क अपने प्रोटेक्शन स्पेल से बचा लेता है। जिनवू उससे पूछता है कि ये सब करने का मतलब क्या है, लेकिन डर के मारे वो अपने घुटनों पे आ जाती है। उससे कहती है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं सब कुछ वो करूंगी जो तुम चाहते हो। और जिनवू सोचता है ये किस तरह की लड़की है और टस्क अपने मैजिक से उसे फ्लोट करने लगता है। जिनवू उससे पूछता है कि तुम्हें परमिट की लोकेशन पता है। डीमन गर्ल कहती है कि इस फ्लोर का परमिट मेरी फैमिली के पास है और उसे अपर लेवल के परमिट्स की भी लोकेशन मालूम है। अगर वो उसे और उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा तो वो उसे उसकी लोकेशन बता सकती है। ओ तो तुमने उसे छुपा रखा है, तो इसलिए इस सबको मारने के बाद भी मुझे परमिट नहीं मिला। और क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? डर के हमारे डीमन गर्ल के पसीने छूटने लगते हैं। मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगी। वैसे तुम हो कौन? मेरा नाम इसिल है, मेरे फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। और जिनवू सिस्टम के बारे में और जानना चाहता था तो वो उससे फिर से सवाल करता है, तुम्हें भी सबकी तरह आवाजें सुनाई देती है और तुम्हें ह्यूमंस को मारने का कहती है। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे तो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाजें सुनाई देती है और ये तब से हो रहा है जब से ये यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है, जब से तुम यहाँ आए हो इसका मतलब तुम पहले थे कहाँ पर? हम पहले डीमन रेल पे थे और पता नहीं हमारी आंखें खुले और सीधा यहाँ पर पहुंच गए। और तुम डीमन रेल पे कर क्या रहे थे? लेकिन इतना कहते ही सिस्टम उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। हम वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जो इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे लड़ने के लिए सारे डीमंस को इकट्ठा होना पड़ा। उस समय वॉर शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी फिर से ग्लिच हो जाता है। इस इंफॉर्मेशन को बताया नहीं जा सकता। लगातार 2-3 बार बोलने के बाद सिस्टम उसके ऊपर से कंट्रोल छोड़ देता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लगता है मैं इससे और सवाल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम उसी एंट को देखते हैं जो एक आइलैंड पे लोगों को मारे जा रहा है और उन्हें मार कर खा रहा है। इन सारी घटनाओं की रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट गो और बाकी के ऑफिशियल को दे रहा था। अकेली एंट ने 294 लोगों की जान ले ली है। इससे लड़ने के लिए टोटल 108 हंटर भेजे गए थे, जिनमें से 6 हंटर मारे गए हैं। जिसके बाद वहाँ पर ए रैंक के हंटर आने के बाद उस एंट को खत्म कर दिया। एक अकेली एंट ने इतनी तबाही मचा दी, इसका मतलब उसकी ताकत एक ए रैंक के हंटर बराबर है। और हमला एक ऐसे आइलैंड पे हुआ था जो जेजो आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर। इसका मतलब एंट की उड़ने की कैपेबिलिटी बढ़ गई तो वो कोरिया में भी आ सकती है। तुरंत ही जापान को सपोर्ट की रिक्वेस्ट करो। नेबरीज कंट्री को इसके बारे में जल्दी से बता दो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर। और मैं जेजो आइलैंड पे 4th थ्रेट मिशन का ऑर्डर देता हूँ। दूसरी तरफ डंजन में डीमन गर्ल को उठाकर लेके जा रहा था और उसे पता भी नहीं कि वो अचानक बेहोश कैसे हो गई थी। और थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने पापा के महल पे पहुंच जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है उसकी फैमिली का लीडर और डीमन गर्ल के पापा दोनों डर जाते हैं। रीसल, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम किसे लेके आ गई? तुम्हें उसके शैडो के अंदर अनगिनत सोल्जर नहीं दिख रहे? जरूर तुमने मेरी बेटी को बहला दिया। इसके बाद उसके सोल्जर जिनवू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम्हारी बेटी से मैंने प्रॉमिस किया है जब तक मुझे परमिट मिल जाएगा मैं और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसने वल्कन और मेटस को हराया है, हम इससे नहीं जीत सकते। इसके बाद 81 फ्लोर का परमिट वो उसे दे देता है, पर उसे लेने के बाद जिनवू उसे कहता है मुझे एक और चीज की जरूरत है, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। ये सुन के केसिल का बाप बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लग रहा था कि जिनवू के इरादे कुछ गलत है। नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा, मुझे एज ए गाइड की जरूरत है क्योंकि इसे हर फ्लोर के परमिट की लोकेशन पता है। बट वो अपनी बेटी को ऐसे ही थोड़ी जाने दे सकता था। बट जिनवू कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को सेफ रखूंगा। के बाद वो दोनों बाकी के लेवल्स पे पहुंचने के लिए रवाना हो जाता है। और वही कोरिया में जापान से कोई गिल्ड मास्टर आया हुआ है जो कि उसी एंड की बॉडी को टेस्ट होता हुआ देख रहा था। वही डंजन में डीमन नॉर्मल्स और डीमन नाइट्स को हराकर और जिनवू को 90 फ्लोर का परमिट मिल जाता है। और वहीं पर एग्रिस और टैंक दोनों का लेवल अप होने की वजह से एस रैंक और ए रैंक के बराबर हो गए। अरे अब वो लोग तो मर गए, इनके लिए मैं इतना सामान लेके आई थी, सब बर्बाद हो गया और तुम इसे लेकर वापस चली जाओ। अब इसके आगे के फ्लोर हाई रैंकिंग नोबल चलाते हैं, उनकी ताकत नीचे वाले नोबल से बहुत ज्यादा है। उनसे बात करके परमिट लेना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। अगर मैं तुमसे कमजोर होता क्या तुम मुझसे बात करती? हाँ, चीजें ऐसे ही चलती है। तुम भी दूसरे डीमंस के साथ कम्पीट कर रही हो ना। पहले मैं तुम्हारी फैमिली को सबसे टॉप पे पहुंचाऊंगा। पहली बात मुझे ये बताइए कि आपने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनकर डीमन गर्ल एकदम शॉक्ड हो गई। और जिनवू ये सोच रहा था कि पहले जिन और अब ये, लगता है कि मेरी ढीले लोगों से बहुत ज्यादा ही बनती है। सल, अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ, बस मुझे परमिट की लोकेशन बता दो। अभी तक तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। बट ईसल कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ, देखना चाहती है कि वो अपनी ताकत से क्या क्या अचीव करता है। इसलिए जिनवू इसको साथ में ले जाने के लिए मान जाता है। जैसा कि ईसल ने कहा था 90 फ्लोर के ऊपर परेशानियां बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। मॉन्स्टर के नंबर और ताकत अब बहुत ज्यादा ही हो गए, पर मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए आगे बढ़ता ही रहना होगा। ऐसा करते करते फाइनली वो 100वें फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो पूरा एरिया खाली दिख रहा था। तभी कोई चीज उनकी तरफ उड़ती हुई आती है। तभी वो देखते हैं कि वो एक वाइब्रेन है और उसके ऊपर डीमंस का लॉर्ड
बैरन खड़ा था और जिन्हू उसकी तरफ देखता है तो उसका नाम रेड कलर में आ रहा होता है, यानी वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। क्या मैं उसे हरा भी सकता हूँ? और यहाँ उसके ऑरा की वजह से डीमन गर्ल का बहुत बुरा हाल था। हवा में लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सबसे पहले मुझे इस ड्रैगन को ठिकाने लगाना होगा। तभी बैरन के कमांड पर वो ड्रैगन हवा में उठ जाता है। इसके बाद बैरन अपने तलवार के इशारे से कई सारे गेट सम्मन करता है। इसकी वजह से बहुत सारे डीमन बाहर आते हैं। जिन्हू के सामने बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती है। डीमन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और धीरे धीरे वो चारों तरफ से हजारों डीमन से घिर जाता है। तभी वो सारे डीमन हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिन्हू अपने मोनास डोमेन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उसके भी शैडो सोल्जर बाहर आने लगते हैं और उन डीमन से लड़ने लगते हैं। टस्क अपने फ्लेम अटैक से कई सौ डीमंस को एक झटके में खत्म कर देता है। उसकी पावर को देखकर ईसल भी हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो इस तरह से नहीं लड़ा था, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आता कि वो किसकी साइड ले। कि बैरन यहाँ का रूलर है, जिन्हू यहाँ का इन्वेडर, जिसे खत्म कर देना चाहिए। बैरन वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पेल को चार्ज करता है और सीधा आसमान में मारता है। स्पेल की वजह से बादलों से जमीन पर बिजली गिरने लगती है। लाइटनिंग एक ईसल से टकराने वाली थी और तभी जिन्हू आकर बचा लेता है। सही चलता रहा तो मेरा एमपी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और तभी जिन्हू अपने स्किल्स को एक्टिवेट करके बैरन की तरफ बढ़ने लगता है, पर वो गायब होते हुए भी बैरन उसे देख लेता है और जिन्हू उस ड्रैगन का पंख नहीं काट पाता। बैरन जिन्हू को जमीन पे पटक के लाइटनिंग स्किल से उसके ऊपर हमला करता है, जो कि जिन्हू का पीछा करने लगती है। और जिन्हू अपनी मदद के लिए एग्रिस और टस्क को बुलाता है। टस्क अपने फायर स्पेल से बैरन के लाइटनिंग स्किल्स को रोक देता है। इस हमले की वजह से बैरन का ध्यान बटा हुआ था। वो एग्रिस की तलवार को फेंक कर ड्रैगन का गला ही काट देता है। फाइनली अब जाके बैरन नीचे उतरता है। फाइनली अब जाके तुम नीचे उतरे हो। इतने ऊपर देखते के मेरी गर्दन ही दर्द करने आ गई थी। बैरन अपने क्यूट से दांत दिखाकर आगे जिन्हू की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जापान के गिल्ड मास्टर के साथ हंटर एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी। इस बंदे का नाम गोटो रियोजी है और ये ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। और इस गिल्ड में टोटल 11 एस रैंक हंटर है। जापान ने एंड के इंफॉर्मेशन के बेस पर एक प्लान बनाया है। उन्होंने पता लगाया कि वो एंड्स ताकतवर लोगों के सामने अट्रैक्ट होते हैं और उन्हीं पे सबसे पहले अटैक करते हैं। और उनकी लाइफ लाइन 1 साल की होती है और वो उनकी माँ को मारकर 1 साल के अंदर अंदर उनकी पॉपुलेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। गोटो बताता है कि टोटल मिला के 11 में से 10 लोगों को वो इस मिशन पे भेजेगा। और ये सुन के यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। पहले हम एंड्स का ध्यान बटाकर सबको बाहर लाएंगे। तुम सबका काम ये रहेगा कि तुम क्वीन एंड को खत्म करो। वो कहता है कि हमने ऐसा किया तो हजारों एंड्स का सामना हमें करना पड़ेगा। बस हमारा काम तो उनका ध्यान बटाना है। एआई सिमुलेशन से हमने पता लगाया है कि हमारी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। दूसरी तरफ डंजन के अंदर जिन्हों की फाइट अभी तक चल ही रही है। डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका माना लेवल भी बहुत कम हो रहा है और वो अपने सोल्जर के साथ ही लड़ता जाता है। दूसरी तरफ बैरन लाइटनिंग अटैक से लगातार हमले किए जा रहा था, जिसे टस्क प्रोटेक्शन स्पेल से बार बार रोके जा रहा था। वहाँ पे आयरन और एग्रेस वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने जाते हैं और वो आयरन को आसानी से खत्म कर देता है। एग्रेस पास पहुंचता है तो वो अपने लाइटिंग अटैक से उसे भी खत्म कर देता है। अगले ही पल में जिन्हू उसके ऊपर अटैक करने जाता है, पर बैरन के रिफ्लेक्स इतने तेज थे वो उसे भी रोक देता है। अब जिन्हू का सर बैरन के हाथ में था और बैरन तलवार से काटने ही वाला था। तभी जिन्हू के सोल्जर आकर बचा लेते हैं और तभी बैरन का ध्यान बढ़ता है और जिन्हू अपने दोनों ड्रैगर्स उसके हाथ में फंसा देता है। एग्रेस अपने मास्टर को फॉलो करते हुए और दूसरे हाथ में वो अपनी तलवार घुसा देता है। टस्क पीछे खड़ा रहकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। डीमन लॉर्ड को रोकने के लिए ये सब भी काफी नहीं था। बैरन अपने लाइटिंग स्पेल से दोनों को खत्म कर देता है और अब टस्क और आयरन दोनों खत्म हो चुके थे, पर इस अटैक से जिन्हू बच जाता है और उसका एमपी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब अंत में जिन्हू और बैरन ही बचे थे। अब बैरन अपने दोनों वेपन्स को समन करता है और उन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। दोनों इतनी तेजी से लड़ रहे थे कि वहाँ पे डीमन गर्ल भी देख नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। वो दोनों लड़ते हुए कभी जमीन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और कभी आसमान को फाड़ रहे थे। हैंड टू हैंड लड़ाई में दोनों एक दूसरे की टक्कर ले रहे थे और बैरन वही वापस अपने लाइटिंग अटैक से अटैक कर देता है, जिन्हू ब्लॉक कर देता है। पर इसके चक्कर में उसके हाथों से दोनों ड्रैगर्स उड़ जाता है और अब बैरन से लड़ने के लिए उसके पास कोई वेपन नहीं था। अभी बैरन उसके ऊपर हमला कर देता है और जिन्हू उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके अटैक को रोक देता है। पर बैरन की ताकत कहीं ज्यादा थी, पर बैरन अपने मुंह से उसके ऊपर हमला करने जाता है। बट इस पोजीशन में वो जिन्हू उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। तभी डीमन गर्ल अपना हथियार उसके सामने फेंकती है। उसकी वजह से बैरन का ध्यान बढ़ जाता है, पर अब 1 सेकंड जिन्हू के लिए काफी था। वो अपनी पूरी ताकत के साथ साथ रूलर हैंड्स का इस्तेमाल करता है। बैरन के दोनों हाथों को उखाड़ के रख देता है। बैरन गुस्से और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। बैरन जब अपने लाइटनिंग से हमला करने जाता है तो जिन्हू खींच के उसके मुंह पे जोर से पंच मारता है। उसका पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो लाइटनिंग स्पेल जो उसने यूज किया था वो उसके मुंह को फाड़ कर सीधा आसमान में जाके फटता है और जिन्हू को नोटिफिकेशन आती है कि उसने डीमन मोनार्क को आराम से हरा दिया है भाई, और उसे बैरन की सोल मिल जाती है। फाइनली बैरन के मरने के बाद पूरा आसमान खाली हो जाता है। जो गेट उसने सम्मन किए थे और डीमंस आ रहे थे वो सारे भी बंद हो जाते हैं। जिन्हू थका हारा नीचे बैठ जाता है। डीमन गर्ल को कहते हैं जाओ अपने फादर को बता दो उसकी फैमिली यहाँ की रूलर रहेगी। और ये सुन के डीमन गर्ल इमोशनल हो जाती है। भाई इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पानी और पसीना दोनों बहाना पड़ा है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो करके ही जाना
और थैंक यू सो मच जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हो।